अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल को बाहर निष्कासित करना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। कोई भी कोक्सल ग्रंथियां पाई जाती है आर्थ्रोपोडा के कुछ सदस्यों में, उनका नाम है स्कॉर्पियोन। स्कॉर्पियोन को बोलते हैं बिच्छू। दोनों किडनी में प्रति मिनट कितना रक्त जाता है? 1100 से 1200 ml। हार्मोन है, इसका पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है भाई? एंटी डायूरेटिक। इसे बच्चों वैसोप्रेसिन भी नाम देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका जूलॉजी मेंटर, और आज बच्चों आप पढ़ने वाले हैं उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, और वह भी वन शॉट में। एक ही क्लास में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है, कितनी लाइन उसकी आती है। ठीक है, तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप समझिए। तो यहां सबसे पहले आज आप कंप्लीट वन शॉट पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, पूरा वन शॉट पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर में आप सारा सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है उसमें आप सभी जानते हो किडनी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, सबसे माइंड में हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई उत्सर्जन क्या है। ठीक है, तो उत्सर्जन का मतलब है कि शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल को बाहर निष्कासित करना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। कोई भी नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ बने, अमोनिया बन गई। ठीक है, क्या क्या बन सकते हैं भाई? अमोनिया बन सकती है, यूरिया बन सकती है, और यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? यूरिक अम्ल। तो इन नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर के जितने भी अंग उत्सर्जन में भाग लेते हैं वो सभी उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्सर्जी तंत्र। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर हम जंतुओं को 3 भागों में बांटेंगे। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर हम जंतुओं को 3 भागों में बांटेंगे, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। एक बात आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि यहां हम एक्सप्लेनेशन समझाने में ज्यादा ध्यान देंगे, लिखने पे कम ध्यान देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, हम बात करें अमोनियोटेलिक, भाई जो अमोनिया निकालते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया निकालते हैं, और यूरिकोटेलिक जो यूरिक अम्ल निकालते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर हम कहेंगे कि भाई हमारे पास अलग अलग प्रकार के जंतु हो गए। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार के जंतु होते हैं, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब यहां ध्यान रखना है कि अमोनिया अत्यधिक विषैली होती है और जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। हम बात करें यूरिया अमोनिया की तुलना में कम विषैली और जल में कम घुलनशील होती है। और इन तीनों में सबसे कम विषैला क्या है? यूरिक अम्ल। सबसे कम विषैला क्या है? यूरिक अम्ल। और जल में भी बहुत कम घुलनशील होता है। अमोनिया अत्यधिक विषैली होती है, अत्यधिक घुलनशील होती है, इसलिए बनते ही इसका शरीर से निष्कासन आवश्यक होता है। 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए बच्चों 300 से 500 ml जल की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा जल चाहिए, इतना हमारे पास तो नहीं। तो इसी कारण जो जलीय जंतु होते हैं वह अमोनिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमोनिया। तो जो जलीय जंतु होते हैं वह अमोनिया को बाहर निकालते हैं, वह अमोनियोटेलिक। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई अधिकांश जलीय जंतु अमोनियोटेलिक होंगे। अब 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए लगभग 50 ml जल की आवश्यकता होती है। तो भाई 50 ml जल की आवश्यकता है, यही कारण है कम जल चाहिए। तो इसलिए ज्यादातर जंतु जो होते हैं वो यूरिया का निष्कासन करें। और हम बात करेंगे कि यूरिक अम्ल के लिए भी बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। तो आप याद रखेंगे कि भाई पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, स्थलीय घोंगे हो गए, स्थलीय इंसेक्ट कीट हो गए, आपका कॉकरोच हो गया। तो आपका जो कॉकरोच है वो आप ही का कॉकरोच है। तो वह हम बात करेंगे यूरिक अम्ल का निष्कासन। किसका निष्कासन करेगा? यूरिक अम्ल का निष्कासन करेगा। किसका निष्कासन करेगा? यूरिक अम्ल। अब हम बात करते हैं यहां पर कि भाई अमोनियोटेलिक के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
भाई प्रोटोजोवन, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है। जैसे यहां पर ध्यान से देखो, प्रोटोजोआ से जलीय एनेलिड, तो भाई क्या क्या आ गए, प्रोटोजोआ आ गए, पोरीफेरा आ गए, सीलेंट्रेटा आ गए, टीनोफोरा आ गई, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज और जलीय एनेलिड। इसके अलावा जलीय आर्थ्रोपोडा भी आ गई, मोलस्का भी आ गई, इकाइनोडर्मेटा भी आ गई, हेमिकोडेटा भी आ गई, बोनीफिश अस्थिल मछलियां भी आ गई। हम बात करें टेडपोल लार्वा, प्रोन झींगा नाम सुना होगा आपने, ये आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग में आता है। किसमें आता है? क्रस्टेशिया वर्ग, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई यूरियोटेलिक के क्या क्या एग्जाम्पल है। भाई वयस्क एम्फीबियन होते हैं, हम बात करें वयस्क स्तनधारी होंगे, ठीक है। इसके अलावा उपास्थिल मछलियां, कार्टिलेज फिश, ये सब यूरिया का निष्कासन करती है। अच्छा, यूरिया कैसे बनता है? तो बच्चों क्या होता है कि हमारे शरीर में यकृत होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इसी यकृत के अंदर एमिनो अम्ल जाएंगे और एमिनो अम्ल से बच्चों अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी? अमोनिया बनेगी, और अमोनिया से ही यूरिया का निर्माण होगा। तो यह प्रक्रिया एक चक्र की होती है, उसको बोलते हैं ऑर्निथीन चक्र। क्या बोलेंगे? ऑर्निथीन चक्र। ये आपको पुराने ओल्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है, ओल्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो हम बात करें अमोनिया से यूरिया बन रहा है, अमोनिया से यूरिया बन रहा है, तो ये ऑर्निथीन चक्र के द्वारा। किसके द्वारा? ऑर्निथीन चक्र के द्वारा। ओल्ड पीवाईक्यू है, यस और नो? तो यहां पर हम बात करेंगे कि भाई ऑर्निथीन चक्र यकृत में होता है, स्तनधारियों में होता है। अब यूरिकोटेलिक पक्षी, सरीसृप, स्थलीय कीट, स्थलीय घोंगे एग्जाम्पल हो गए। तो यहां से पीवाईक्यू क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। इसके बाद आप पढ़ोगे विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी संरचनाएं, अलग अलग जंतुओं में उत्सर्जी संरचनाएं होती है। तो ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करेंगे कि विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी संरचनाएं, ठीक है। तो मैं इसको आपको समझा देता हूं। विभिन्न जंतुओं में उत्सर्जी संरचनाएं। अब हम बात करेंगे कि भाई सबसे पहले जो उत्सर्जी संरचना बनी बच्चों, उसका नाम था ज्वाला कोशिकाएं, उनको बोलते हैं फ्लेम सेल। तो सबसे पहले ज्वाला सेल्स या फ्लेम सेल्स, या बच्चों इनको एक और नाम देते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या नाम देंगे? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इसे प्रोटोनेफ्रिडिया भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया भी नाम देंगे। अब संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों में ये ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। तो हम कहेंगे कि भाई टीनिया सोलियम उसका एग्जाम्पल हो गया, फेसियोला एग्जाम्पल हो गया, प्लेनेरिया एग्जाम्पल हो गया। ये सब आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, जंतुओं के वर्गीकरण। इसके बाद हम बात करते हैं रेनेट कोशिकाएं। रेनेट कोशिकाएं बच्चों पाई जाती है संघ एस्केहेल्मिन्थीज में। किसमें पाई जाती है? एस्केहेल्मिन्थीज। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों एस्केरिस। क्या एग्जाम्पल है? एस्केरिस, ठीक है। इसके बाद हम बात करें भाई एनेलिडा। थर्ड नंबर पर हम बात करें नेफ्रिडिया। किसकी बात करें? नेफ्रिडिया। अब जो नेफ्रिडिया है ये संघ एनेलिडा के सदस्यों में मिलेगा। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नेफ्रिडिया कैसे दिखाई देते हैं? तो नेफ्रिडिया कुंडलित नलिकाएं होती है, ठीक है। नेफ्रिडिया होते हैं इस तरह से काफी कुंडलित नलिकाएं होती है। तो ये जो कुंडलित नलिकाएं हैं ये नेफ्रिडिया बनाती है, और ये संघ एनेलिडा में मिलता है। संघ एनेलिडा का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो भाई केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरीज हो गया। तीन फेमस एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है। केचुआ हो गया, जोंक हो गया और नेरीज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई मेलपी की नलिकाएं। क्या बात करते हैं बच्चों? मेलपी की नलिकाएं। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि कॉकरोच में मेलपी की नलिकाएं होती है,
और जितने भी हम उत्सर्जी संरचनाएं होती है ये जल और आयनों का नियमन करती है, इसे परासरण नियमन कहते हैं। यानी जो मेलपी नलिकाएं हैं, ये मेलपी नलिकाएं परासरण नियमन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? परासरण नियमन। और ये आर्थ्रोपोडा के कीटों में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है, सबसे बड़ा फाइलम, और उसकी सबसे बड़ी क्लास का नाम है इंसेक्टा। क्या नाम है? इंसेक्टा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई जैसे यहां पर ग्रीन ग्लैंड भी होती है बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई ग्रीन ग्लैंड, हरित ग्रंथियां, हरित ग्रंथियां, या बच्चों इनका एक को नाम है एंटीनरी, एंटीनरी ग्लैंड भी कहते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यह आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया वर्ग में पाई जाती है। और उसका फेमस एग्जाम्पल है प्रॉन या झींगा, झींगा लाला। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई प्रॉन या झींगा उसका एग्जाम्पल है, प्रॉन या झींगा उसका एग्जाम्पल। उसके बाद बच्चों कोक्सल, कोक्सल ग्रंथियां भी होती है। कोक्सल ग्रंथियां पाई जाती है आर्थ्रोपोडा के कुछ सदस्यों में, उनका नाम है स्कॉर्पियोन। स्कॉर्पियोन को बोलते हैं बिच्छू। क्या कहेंगे? बिच्छू। तो हम कहेंगे कि भाई स्कॉर्पियोन बिच्छू में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बिच्छू में। मकड़ी में पाई जाती है, स्पाइडर में। ठीक है, और अभी आपने पढ़ा कि जो मेलपी की नलिकाएं हैं वो कॉकरोच में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कॉकरोच में। ठीक है, और ये परासरण नियमन में सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? परासरण। इसके अलावा हम बात करें भोजनस के अंग, मोलस्का में पाए जाते हैं, ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इसके अलावा प्रोबोसिस ग्रंथि, प्रोबोसिस ग्रंथि होती है संघ हेमिकोडेटा के सदस्य। तो संघ हेमिकोडेटा में बेलेनोग्लोसस आता है। बेलेनोग्लोसस हम कहेंगे नॉन कोडेट और कोडेट, अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच में योजक कड़ी जीव, या नॉन कोडेट और कोडेट के बीच में योजक कड़ी जीव कौन है? बेलेनोग्लोसस। कौन है बच्चों? बेलेनोग्लोसस। ठीक है, इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट भाई किडनी, जो आपको काफी डिटेल में पढ़ना है। तो किडनी की बात करें तो ये मछलियों में भी पाई जाती है, एम्फीबिया में पाई जाती है, रेप्टिलिया में भी पाई जाती है, पक्षी वर्ग में भी होती है, और स्तनधारियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? स्तनधारियों। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई इसके एग्जाम्पल हो गए। एक इंपॉर्टेंट नोट, जब पीवाईक्यू क्वेश्चन आया है कि प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट कोशिकाएं ये एम्फिओक्सस में भी पाई जाती है। एम्फिओक्सस जो है सिफेलोकोडेट्स, कोडेटा का एक उपसंघ है, उसका नाम है सिफेलोकोडेट। तो भाई ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। सोलेनोसाइट कोशिकाएं जो उत्सर्जी पदार्थों को निकलती है, और हम कहेंगे कि ये एम्फिओक्सस में प्लेटिहेल्मिन्थेस, रोटिफर, कुछ एनेलिड्स, यानी कि अगर प्रोटोनेफ्रिडिया आए तब भी यही आंसर देना है आपको, और अगर सोलेनोसाइट आए तो आप फेमस आंसर दे सकते हो एम्फिओक्सस। क्या दे सकते हो? एम्फिओक्सस। यानी सोलेनोसाइट का भी कार्य किसकी तरह है? प्रोटोनेफ्रिडिया की तरह है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बच्चों किडनी के बारे में। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से देखो कि ये किडनी है। अब आप सब जानते हो कि एक जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी होती है। हमारे उदर भाग में कशेरुक दंड के दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो मान लीजिए कि बीच में कशेरुक दंड है, उसके दोनों तरफ पाए जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारी लेफ्ट बायां किडनी होती है, लेफ्ट किडनी, ये थोड़ी सी ऊपर होती है बच्चों। क्या होती है? थोड़ी सी ऊपर होती है। तो हम कहेंगे कि जो लेफ्ट साइड की किडनी है थोड़ी ऊपर होती है, क्योंकि राइट साइड क्या पाया जाता है? यकृत पाया जाता है। तो लेफ्ट जो किडनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर होती है। लेफ्ट किडनी 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर होती है। अब हम बात करेंगे किडनी जो है, यहां पर बहुत ही ध्यान से समझेंगे। गहरे लाल भूरे रंग की संरचना होती है, सेम के बीज के समान या बीन शेप होती है बच्चों। कैसी होती है? बीन शेप। तो आप ध्यान से देखो कि अगर हम यहां बात करें किडनी के बारे में, वृक्क के बारे में, तो भाई ये एक जोड़ी होगी, रेडिश
ब्राउन, लाल भूरे रंग की होती है, सेम के बीच के समान या बीन शेप होती है। कैसी होती है बच्चों? बीन शेप होती है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, बीन शेप होती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी लंबाई, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई होती है 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई 12, 6, 3। कैसे याद रख सकते हैं? 12, 6, 3। और जो किडनी का भार होता है वह 120 से 170 ग्राम, या याद रख सकते हैं पार्ले जी बिस्किट के बराबर। 100 ग्राम का बिस्किट 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि पार्ले जी बिस्किट के बराबर इसका वजन होता है, वो छोटा साइज होता है। ठीक है, अब हम बात करें उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों तरफ, और इसकी पोजीशन होती है वक्षीय कशेरुक का 12, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये इसकी पोजीशन होती है। अगर हम पोजीशन की बात करें बच्चों, तो मान लीजिए यहां पर ये कशेरुक दंड है। अब ये कशेरुक दंड है तो ये T12, L1, L2, L3 कशेरुकाएं हैं। क्या है? कशेरुकाएं। और इस कशेरुक दंड के दोनों तरफ, ठीक है, ये दोनों तरफ हम कहेंगे कि भाई ऐसे किडनी प्रेजेंट होगा, दोनों तरफ किडनी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। वक्षीय कशेरुक का 12, वक्षीय कशेरुक का 12 और नंबर 3 तक, 12 से लेकर 3 तक नंबर कटी कशेरुक का, क्या कहेंगे? कटी कशेरुक। अब बहुत ध्यान से समझिए कि जो वृक्क है, इस वृक्क का बाहरी भाग उत्तल प्रकार का होता है। कैसा होता है बच्चों? उत्तल प्रकार। आप ध्यान से देखो, ये उत्तल प्रकार का है और भीतर भाग जो है वह अवतल प्रकार है। ठीक है, उत्तल प्रकार, अवतल प्रकार। अवतल भाग में एक छोटा गड्ढा होता है, छोटा गर्त होता है, इसको क्या नाम देंगे? हाइलम। अब हाइलम में 3 नलिकाएं होती है। ऐसे करिए आप सब, 3 नलिकाएं होती है, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, मूत्रवाहिनी। वृक्क धमनी होती है, वृक्क शिरा होती है और मूत्रवाहिनी होती है। हाइलम में 3 नलिकाएं। वृक्क धमनी किडनी में रक्त ले जाएगी और इसमें अधिकतम यूरिया होता है, क्योंकि वहां किडनी में यूरिया ले जाना है। जो वृक्क शिरा होती है किडनी से रक्त को बाहर लाएगी, किडनी से रक्त को बाहर लाएगी। इसे आप यहां भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, तो वृक्क धमनी अंदर ले जाने का काम करती है और वृक्क शिरा रक्त को बाहर लाएगी। इसमें कम से कम यूरिया होता है, क्योंकि सारा यूरिया कहां निकाल लिया? वृक्क में, किडनी में निकाल लिया। और जो मूत्रवाहिनी है बच्चों, ये जो मूत्रवाहिनी है ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर लेकर आएगी, मूत्र को बाहर लेकर आएगी। तो जो गर्त होता है इसमें 3 नलिकाएं होती है और उनका नाम आपको पता हो गया, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा और मूत्रवाहिनी। अब एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि हमारी स्तनधारियों का जो किडनी होता है वो मेटानेफ्रिक होता है। क्या होता है बच्चों? मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक का मतलब क्या है कि अगर किडनी के नेफ्रॉन में वासा रेक्टा उपस्थित है। वासा रेक्टा क्या है अभी आपको थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। अभी आप इतना याद रखो कि अगर नेफ्रॉन में वासा रेक्टा उपस्थित है तो उसे क्या नाम देंगे? मेटानेफ्रिक। क्या नाम देंगे? मेटानेफ्रिक। ठीक है, अब मनुष्य का जो वृक्क होता है वह रेट्रोपेरिटोनियल वृक्क होता है। रेट्रोपेरिटोनियल वृक्क का मतलब है कि जो किडनी होती है हमारे पृष्ठ भाग से जुड़ी होती है। जैसे उदर गुहा है तो उदर गुहा, ये उदर गुहा की भित्ति से जुड़ी होती है। तो पेरिटोनियल जो आवरण है वो केवल अधर भाग में पाया जाता है। पेरिटोनियल आवरण जो है अधर भाग में पाया जाता है। ऐसे वृक्क को, पेरिटोनियल स्तर वृक्क के अधर भाग में पाया जाता है और पृष्ठ भाग कहां से जुड़ा होगा? भित्ति से। तो ऐसे वृक्क को नाम देते हैं रेट्रोपेरिटोनियल वृक्क। क्या नाम देंगे बच्चों? रेट्रोपेरिटोनियल वृक्क। अब हम बात करें किडनी की आंतरिक संरचना, तो भाई ये एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो हम कहेंगे
जो किडनी का बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग क्या कहलाएगा? वल्कुट, और मध्य भाग क्या कहलाएगा? मेडुला। अब आप देखो कि इस वल्कुट के उभार, ध्यान से देखो, इस वल्कुट के उभार भीतर की तरफ है, तो वल्कुट के उभार जो भीतर की तरफ है उनका नाम है वृक्कीय स्तंभ। क्या नाम है? इन्हें नाम देते हैं बर्टनी के वृक्कीय स्तंभ। क्या नाम देंगे? बर्टनी के वृक्कीय स्तंभ। ठीक है, हम बात करेंगे कि भाई ये मेडुला वाला भाग है, और जो मेडुला वाला भाग है, इसके मेडुला वाले भाग के हम कहेंगे कि भाई उभार पाए जाते हैं कोर्टेक्स की तरफ, उनका नाम है मेडुलरी पिरामिड। तो मेडुलरी पिरामिड भी बच्चों यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और मेडुलरी पिरामिड का जो नंबर होता है वह 8 से 12 होता है। कितना होता है? 8 से 12। 8 से 12 होगा मेडुलरी पिरामिड का नंबर, 8 से 12 होता है। कितना होता है? 8 से 12 होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मेडुलरी पिरामिड है, तो इसको आप यहां भी ध्यान से समझ सकते हैं कि भाई वल्कुट बाहरी भाग होता है, हम बात करें कणिका में होता है, और वल्कुट के वार जो मेडुला की तरफ पाए जाते हैं उन्हें बर्टनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। क्या कहेंगे? बर्टनी के वृक्कीय स्तंभ कहेंगे। मेडुला मध्य भाग होता है। कैसा भाग होता है? मध्य। और मेडुला के उभार कोर्टेक्स की तरफ पाए जाएंगे, उनका नाम है मेडुलरी पिरामिड, और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 से 12। 8 से 12 होती है। कितनी होती है बच्चों? 8 से 12। अब देखो बड़े ध्यान से समझिए कि यहां पर जो मेडुलरी पिरामिड, जैसे हम इसकी संरचना बना लेते हैं, ये मेडुलरी पिरामिड है, तो इसका ये जो नुकीला भाग है बच्चों, इसका नाम है रीनल पेपिला। क्या नाम है? रीनल पेपिला। और ये रीनल पेपिला बच्चों यहां जाकर कैलिक्स में खुलता है। किस में खुलेगा? कैलिक्स। तो ये जो भाग है ये कैलिक्स है। क्या है? कैलिक्स। तो आप इसे डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। हम बात करेंगे कि यहां पर ध्यान दीजिए, ये रीनल पेपिला है, और ये किस में खुलेगा? कैलिक्स। किस में खुलेगा भाई? कैलिक्स। और आप सभी ध्यान से देखो कि कैलिक्स जो है ये वृक्क श्रोणि में जाकर खुलता है। किस में खुलता है? वृक्क श्रोणि। वृक्क श्रोणि में जाकर खुले। वृक्क श्रोणि किसका अग्रभाग है? मूत्रवाहिनी का। किसका अग्रभाग है? मूत्रवाहिनी का अग्रभाग है। अब यहां हम बात करेंगे कि भाई जो वृक्क होते हैं, किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, या 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन बच्चों वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और अगर आप नेफ्रॉन की लंबाई भी जानना चाहते हो तो लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। लगभग कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। अब नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की संरचना में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। तो आप याद रखेंगे कि भाई नेफ्रॉन की संरचना में 2 भाग होते हैं। पहला हो गया ग्लोमेरुलस, और सेकेंड हो गया वृक्क नलिका। वृक्क नलिका, रीनल ट्यूबुल हो गई। तो भाई आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई नेफ्रॉन में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2। अगर हम नेफ्रॉन की संरचना दिखाते हैं आपको, तो ये एक डायग्राम है, इसमें आप देखो जो कप प्याले नुमा है उसका नाम है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल को एक वैज्ञानिक थे विलियम बोमेन, उन्होंने खोजा, और उन्हीं के सम्मान में नाम रख दिया विलियम बोमेन। बोमेन कैप्सूल नाम रख दिया, बोमेन संपुट। अब हम बात करेंगे कि अभिवाही धमनिका अंदर जाती है और एक गुच्छे समान संरचना बनाई। तो गुच्छे समान जो संरचना है, बहुत ध्यान से देखो, ये गुच्छे समान संरचना का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। इसे बच्चों केशिका गुच्छ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? केशिका गुच्छ के नाम से भी जानते हैं। इसे केशिका गुच्छ कहेंगे। हम कहेंगे कि भाई प्याले नुमा संरचना है बोमेन कैप्सूल। जो बोमेन कैप्सूल है भाई डबल लेयर होती है।
कैसी होती है? डबल लेयर। बाहर की तरफ पेराइटल परत, भीतर की तरफ विसरल परत, और दोनों में सरल शल की उपकला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सरल शल की उपकला पाई जाती है। दोनों में क्या पाई जाती है? सरल शल की उपकला। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई ये तो हो गया ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ। तो एक बार और समझिए कि अभिवाही धमनिका गई और कौन सी बाहर निकलेगी? अपवाही। और गुच्छे समान संरचना का जो नाम है वो क्या है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, जो प्याले नुमा संरचना है उसका नाम है बोमेन कैप्सूल। क्या नाम है बच्चों? बोमेन कैप्सूल। तो भाई इस संरचना को आप यहां भी समझ सकते हैं कि भाई अभिवाही धमनिका गई और यहां ये गुच्छे समान संरचना का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। और इससे अपवाही धमनिका बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? अपवाही धमनिका। ठीक है, तो ये केशिका गुच्छ हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई वृक्क नलिका में जो वृक्क नलिका होती है उसमें सबसे पहला भाग है बोमेन कैप्सूल। ऐसे करिए आप सब, ये प्याले नुमा संरचना। तो प्याले नुमा संरचना का नाम है बोमेन कैप्सूल। ये दोहरी झिल्ली होती है, बाहर की तरफ भी पेराइटल परत, भीतर की तरफ विसरल परत। जो दोनों परतें होती है वो किसकी बनी होगी? सरल शल की उपकला। अब भीतरी परत में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें पोडोसाइट कोशिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? पोडोसाइट। तो भीतरी परत में, विसरल परत में पोडोसाइट या छिद्र कोशिकाएं पाई जाती है जिससे छनने की प्रक्रिया आसान हो। क्या होगी बच्चों? छनने की प्रक्रिया। एक और बात याद रखेंगे कि जो ग्लोमेरुलस है और बोमेन कैप्सूल है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मेलपिगी का, मेलपिगी बॉडी। इसका एक और नाम है बच्चों, वो भी याद रखेंगे, इसे रीनल कॉर्पसल्स, इसे रीनल कॉर्पसल्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे? रीनल कॉर्पसल्स। इसके बाद आती है बच्चों पीसीटी। अब पीसीटी आप ध्यान से देखो कि इस तरह से लंबी व कुंडी संरचना हो। ये इसमें ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला होती है। सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो किस में होता है? पीसीटी। किसमें होगा भाई? पीसीटी में। सबसे ज्यादा जो अवशोषण होता है वो पीसीटी में होता है। किसमें होता है? पीसीटी में। अब हम बात करें कि भाई 70 से 80% जल व इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण किसमें होता है? पीसीटी में। और हम कहेंगे ग्लूकोज का भी सबसे ज्यादा अवशोषण किसमें होता है? पीसीटी। तो बहुत ध्यान से देखो, छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं कि भाई ये प्याले नुमा संरचना, इसका नाम है बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और इस बोमेन कैप्सूल में बच्चों ये अभिवाही धमनिका और यहां पर जो गुच्छे समान संरचना बनेगी उसका नाम क्या है? अपवाही धमनिका। ठीक है, अब ये पीसीटी बन गई बच्चों, ये पीसीटी। और इसके बाद ये हेनले का लूप, हेनले के लूप में दो भुजाएं होंगी। उसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी, और ये बन गया भाई संग्राहक नलिका। क्या बन गया भाई? संग्राहक। तो इस डायग्राम को आप यहां पर, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, इससे भी समझ सकते हैं आप। और आसान हम बात करें तो बहुत ध्यान से देखो आप, ये एक और डायग्राम है जिससे आप पूरा समझ सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि यहां पर ये पीसीटी है बच्चों। क्या है? पीसीटी। और पीसीटी में कौन सी उपकला होगी? ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला। जो यू आकृति की संरचना है उसका नाम है हेनले का लूप। और इसमें अवरोही भुजा और आरोही भुजा। जो नीचे जा रही है वह अवरोही, जो ऊपर जा रही है वह आरोही। ये एनसीईआरटी में भी करेक्शन है, तो आप इसे सही कर लेना। अब ये दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये किसमें खुलेगी? संग्राहक नलिका में। किसमें खुलेगी? संग्राहक नलिका में खुलेगी बच्चों। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई पीसीटी को एक बार और देखते हैं कि भाई लंबा व कुंडलित भाग होता है, ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला होती है, 70 से 80% जल व आयनों इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण होता है, 100% ग्लूकोज का अवशोषण होता है। ठीक है, यहां एक और बात याद रख सकते हो आप कि भाई सोडियम
एमिनो अम्ल ग्लूकोज का अवशोषण सक्रिय परिवहन के द्वारा, किसके द्वारा होगा? सक्रिय परिवहन। सक्रिय परिवहन का मतलब है कि बच्चों यहां पर ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। और क्लोराइड आयन जल और बाइकार्बोनेट आयन का अवशोषण होगा निष्क्रिय परिवहन। किसके द्वारा होगा? निष्क्रिय परिवहन के द्वारा होगा। ठीक है, निष्क्रिय परिवहन के द्वारा होगा। तो हम बात करें इसके बाद पीसीटी के बाद हेनले लूप। अब बच्चों हेनले लूप हेयर पिन के समान होता है। किसके समान होता है? हेयर पिन। एक बात और याद रखेंगे कि मरुस्थलीय रेगिस्तानी जंतु में हेनले का लूप अधिक लंबा होता है। जितना हेनले का लूप लंबा होगा उतना ही गाढ़ा सांद्रित मूत्र बनेगा। यानी सांद्रित मूत्र बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? हेनले की। अब इसमें दो भुजाएं होती हैं, एक अवरोही और एक आरोही। आप याद रखेंगे कि भाई अवरोही भुजा में जल का अवशोषण होता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगभग अपारगम्य है, ये एनसीईआरटी की 9। और आरोही भुजा किसके लिए अवशोषण होगा? NaCl। और जल के लिए अपारगम्य। दोनों बातें याद रखो। आप सिंपल तरह से याद रखो कि एक तो जल का अवशोषण करेगी और एक किसका अवशोषण करेगी? NaCl। अब अगर बाय द वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनले लूप का जो मोटा भाग है उसमें क्या होती है? सरल घनाकार। और जो पतला भाग होती है उसमें क्या होती है? सरल शल की उपकला। इसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका, भाई ये वृक्क नलिका का अंतिम भाग है। इसमें सरल घनाकार उपकला होती है, इसमें माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते। ठीक है, माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आगे पढ़ेंगे कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में सोडियम व जल का अवशोषण सशर्त होता है, कंडीशनल। कैसा होगा? कंडीशनल, सशर्त अवशोषण होता है। हम बात करेंगे कि भाई जो डीसीटी उसमें जल NaCl बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण होता है। ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन है, एक एक लाइन। हम बात करें डीसीटी किसमें खुलेगी? संग्राहक नलिका या कनेक्टिंग डक्ट। और संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होता है। ठीक है, नेफ्रॉन का भाग नहीं होता। अब बच्चों इसके बाद हम आते हैं वासा रेक्टा। तो आप ध्यान से देखो कि अभिवाही धमनिका अधिक लंबी होकर एक यू आकृति की संरचना बनाती है। तो जो यू आकृति की संरचना है उसका नाम है वासा रेक्टा। क्या नाम है? वासा रेक्टा। और अगर यहां पर केशिकाएं गुच्छा बना, मतलब जाल बनाती है, केशिकाएं जाल बनाती है, तो उसे परिनलिकीय केशिका जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिनलिकीय। जैसे आप एनसीईआरटी के डायग्राम में देख सकते हो कि यहां पर ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है नलिकीय केशिका जाल। तो परिनलिकीय केशिका जाल बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों की नेफ्रॉन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक कोर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्टामेटाल। कोर्टिकल नेफ्रॉन को वल्कुटीय वृक्काणु भी कहेंगे, वल्कुटीय नेफ्रॉन भी कहेंगे। तो भाई ये लगभग 80 से 85%, याद रखेंगे 80 से कितने होंगे? 85%। और ये लगभग 15 से 20%, 15 से 20%। हम कहेंगे ये कहां उपस्थित होते हैं? वल्कुट में, कोर्टेक्स। और जो जक्स्टा मेडुलरी है वह वल्कुट मेडुला के जंक्शन पर हो, वल्कुट मेडुला के जंक्शन पर हो। हम कहेंगे कि भाई कोर्टिकल में हेनले का लूप क्या होगा? छोटा। और उधर हेनले का लूप क्या होगा? लंबा। इधर वासा रेक्टा या तो हासित होगी या एब्सेंट होगी, और उधर वासा रेक्टा पाई जाती है। ठीक है, उधर वासा रेक्टा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि भाई नेक्स्ट वासा रेक्टा। आपने देखा कि मूत्रवाही जो अभिवाही धमनी है, अभिवाही धमनिका अधिक लंबी होकर वासा रेक्टा बनाती है और यू आकृति की संरचना। और अगर नेफ्रॉन में वासा रेक्टा है तो ऐसे वृक्क को बोलते हैं मेटानेफ्रिक, जो हमने अभी बोला था आपसे कि भाई उसे मेटानेफ्रिक बोलेंगे। अब ये किडनी हो गई, नेफ्रॉन हो गया। अब हम आते हैं मूत्रवाहिनी।
मूत्रवाहिनी एक जोड़ी होती है, लंबी व नलिका समान होती है, लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। अब इसमें कौन सी उपकला होगी? अंतर्वेशी उपकला। कौन सी उपकला होगी? अंतर्वेशी। तो भाई ये ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि मेडुलरी पिरामिड का जो नुकीला भाग होता है, इस नुकीले भाग को क्या नाम देंगे? रीनल पेपिला। और ये जो भाग है बच्चों, इनके नाम है कैलिक्स। और कैलिक्स किसमें खुलेंगे? रीनल पेल्विस या वृक्कद्वार। और ये जो नलिका समान भाग है, इसे मूत्रवाहिनी कहेंगे। मूत्रवाहिनी का अग्रभाग कीप समान होता है, उसे बोलते हैं वृक्कश्रोणी। क्या कहेंगे? वृक्कश्रोणी। ऐसा होता है, ध्यान से देखो, ये जो अग्रभाग होता है ये कीप समान होता है। और पश्चिम भाग ये मूत्राशय में खुलेगा तिरछे छिद्र के द्वारा। किसके द्वारा? तिरछे। तो तिरछे छिद्र की वजह से क्या होता है? रिवर्स फ्लो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रिवर्स फ्लो। इसके बाद हम आते हैं मूत्राशय पर। मूत्राशय छोटे थैले के समान संरचना होती है। मूत्राशय की सामान्य क्षमता 300 से 400 ml होगी और अधिकतम क्षमता कितनी होगी? 1000। भाई मूत्र त्यागना एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। इंडिकेशन मिलेगा भाई आप वॉशरूम जाइए, वॉशरूम जाइए, तो 300-400 ml भरते ही इंडिकेशन संकेत आने लग जाता। अब व्यक्ति कहां तक कंट्रोल कर सकता है? 1000 ml। उसके बाद फिर लीकेज होगा। क्या होगा? लीकेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई यहां पर किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो ध्यान से देखो आप कि भाई रुधिर अभिवाही धमनिका में गया, फिर ग्लोमेरुलस से पदार्थ छनकर कहाँ आएंगे? बोमेन कैप्सूल। फिर कहाँ आएंगे बच्चों? पीसीटी। फिर उसके बाद हेनले के लोब, फिर डीसीटी, फिर संग्राहक नलिका। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि संग्राहक नलिका बेलनी नलिका में खुलती है जो किडनी के अंदर होती है। ये आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे। और फिर जो बेलनी नलिका है वो किस में खुलेगी? रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला आपने डायग्राम में देखा है कि किस में खुलेगा? कैलिक्स। और कैलिक्स वृक्कश्रोणी। वृक्कश्रोणी किसका अग्रभाग है? मूत्रवाहिनी। इसके बाद मूत्राशय, मूत्रमार्ग और बाहर। तो अगर आपने नेफ्रॉन ध्यान से पढ़ा है तो ये मूत्र का जो परिवहन है, ये मूत्र का जो परिवहन है, ये बिल्कुल आपको ठीक प्रकार से समझना है। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगला टॉपिक, मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऐसे करिए आप सब, मूत्र निर्माण के 3 स्टेप या 3 चरण होते हैं: परानिषेधन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और नलिकीय स्त्रवण। क्या होते हैं बच्चों? नलिकीय स्त्रवण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई मूत्र निर्माण में परानिषेधन। किसकी बात करते हैं? परानिषेधन। तो भाई परानिषेधन में क्या होता है कि अभिवाही धमनिका में ज्यादा रक्त आता है। ठीक है, ध्यान से देखो आप कि यहां ज्यादा रक्त आ रहा है और इधर से कम निकल रहा है। तो ज्यादा रक्त की वजह से ग्लोमेरुलस में दाब होगा, उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर या ग्लोमेरुलर दाब या अल्ट्रा परानिषेधन दाब। इस दाब के कारण पदार्थ छन छन कर बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। जो छने हुए पदार्थ इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलर। और छन्ने की इस प्रक्रिया को बोलते हैं परानिषेधन। क्या कहेंगे बच्चों? परानिषेधन। तो जो छन्ने की यह प्रक्रिया है इसे हम परानिषेधन कहेंगे। तो यहां आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो भाई, यहां से रक्त आया, यहां रक्त भरा, यहां से कम रक्त निकला तो दाब उत्पन्न हो गया। दाब से छनकर आ गए तो छने हुए पदार्थों को क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई एक और इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों किडनी में, बहुत ध्यान से समझना, दोनों किडनी में प्रति मिनट कितना रक्त जाता है? 1100 से 1200 ml। तो दोनों किडनी में प्रति मिनट 1100 से 1200 रक्त जाता है, लेकिन रक्त तो छनेगा नहीं। छनेगा क्या? प्लाज्मा। क्या आपने मूत्र में आरबीसी देखी है? नहीं। मूत्र में डब्ल्यूबीसी? नहीं। प्लेटलेट्स? नहीं। क्योंकि भाई मूत्र के साथ ये चीजें थोड़ी बाहर निकलनी चाहिए, व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो भाई रुधिर कितना जाएगा प्रति मिनट? 1100 से 1200 ml। लेकिन भाई छन्ने में कौन जाएगा? प्लाज्मा।
तो प्लाज्मा है 650 ml प्लाज्मा प्रति मिनट दोनों किडनी में जाता है, दोनों किडनी में जाएगा। किस में जाएगा भाई? दोनों किडनी। लेकिन छनकर कितना आएगा? 125 ml। तो दोनों वृक्क में हम कहेंगे प्रति मिनट 125 ml पदार्थ छनकर आते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलर, या शॉर्टकट में इसको गुच्छीय निस्यंदन दर GFR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि गुच्छीय निस्यंदन दर GFR हम बात करेंगे कि भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वह 125 ml प्रति मिनट होती है। तो भाई 10 मिनट में कितना होगा? 1250। 1 घंटे में कितना होगा? 7500। 10 घंटे में कितना होगा? 75,000 ml या 75 लीटर। तो 20 घंटे में 150 लीटर और 24 घंटे में 180 लीटर। यानी आपकी किडनी, आपकी दोनों किडनी 24 घंटे में 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाती है। क्या बनाती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस 180 लीटर का लगभग 99% क्या हो जाता है? अवशोषित। 99% क्या हो जाता है? अवशोषित। अब देखो यहां पर हम कहेंगे कि जब फिल्ट्रेशन होता है तो निस्यंदन झिल्ली, ऐसे करो आप सब, निस्यंदन झिल्ली के 3 परतें होती है। कितनी परतें होगी? 3। ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम, आधारी झिल्ली और बोमेन कैप्सूल की सरल शल्की परत। तो यहां पर भी आप समझ सकते हो कि ये 3 परतें होती है। ठीक है, ग्लोमेरुलस के एंडोथीलियम, आधारी झिल्ली और बोमेन कैप्सूल की सरल शल्की परत। तो 3 परतें होती है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन निस्यंदन झिल्ली में। कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है बच्चों? 3। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं एक गणितीय व्याख्या। ठीक है, ये भी PYQ क्वेश्चन है कि भाई छनने की प्रक्रिया जो प्रेरित करेगा उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, GHP। क्या कहेंगे भाई? GHP। इसका मान होता है 60 से 75 mmHg। इसके विपरीत 2 दाब लगते हैं। एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा लगेगा जिसका नाम है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक कैप्सूल के द्वारा लगेगा जिसका नाम है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। क्या नाम है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, CHP। तो भाई 2 विपरीत दाब लग रहे हैं। कितने दाब लग रहे हैं? विपरीत। GHP के विपरीत 2 दाब लगे, BCOP और CHP। तो GHP में से माइनस कर दो आप, BCOP प्लस CHP। तो भाई सिंपल 60 में से 50 माइनस कर दो, 10 mmHg। कुल प्रभावी फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है? 10 है। तो इसको केवल आपको एक रीडिंग करके छोड़ देना, एक रीडिंग करके, कि ग्लोमेरुलस से जो दाब लगेगा उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और उसके विपरीत कितने दाब लगेंगे? 2। तो जो पॉजिटिव प्रेशर है उसमें से आप नेगेटिव प्रेशर को घटा दो, विपरीत दाब को घटा दो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई चयनात्मक पुनः अवशोषण। अब चयनात्मक पुनः अवशोषण भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हो गया उसमें लाभदायक पदार्थ भी है, हानिकारक पदार्थ भी है, और 24 घंटे में 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा। इसका 99% अवशोषित होगा। तो 99% कहां अवशोषित होगा? PCT, हेनले लूप, DCT। तो 180 लीटर का बच्चों 99% अवशोषित होगा। अब ध्यान से देखो आप कि भाई PCT में NaCl, जल, पोषक पदार्थ, बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। किस किस का अवशोषण होगा? NaCl, H2O, पोषक पदार्थ, बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है। तो हम बात करेंगे कि भाई जल, NaCl, बाइकार्बोनेट, पोषक पदार्थ, विटामिन C का जो अवशोषण है वो PCT में होगा। आपने पढ़ा 70 से 80% जल इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण का होगा PCT में। ग्लूकोज का अवशोषण 100%। इसके अलावा ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि भाई सोडियम एमिनो अम्ल ग्लूकोज का सक्रिय परिवहन के द्वारा, और क्लोराइड जल बाइकार्बोनेट का निष्क्रिय परिवहन के द्वारा होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हेनले लूप।
तो आपने पढ़ा कि हेनले लूप की अवरोही भुजा में किसका अवशोषण होगा और आरोही में NaCl। अब डीसीटी में पुनः अवशोषण, तो भाई डायग्राम से भी समझ सकते हो कि भाई NaCl H2O बाइकार्बोनेट का पुनः अवशोषण होगा, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में सशर्त पुनः अवशोषण किस किस का होगा, सोडियम और जल का। तो डायग्राम से ही याद रखना है कि भाई ये तो पीसीटी में अवशोषित हो गया, ये हेनले लूप की अवरोही भुजाओं में किसका अवशोषण होगा और आरोही में, और डीसीटी में जल NaCl बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम जल का अवशोषण सशर्त होता है, कंडीशनल होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन, किसकी लाइन है, एनसीईआरटी। तो भाई पुनः अवशोषण कहां का हुआ, पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। अब यहां H+ अमोनिया, K+ भाई वीआईपी पर्सन, अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पीएच बनाए रखेंगे। क्या बनाए रखेंगे, पीएच। तो उसे बोलते हैं नलिकीय स्त्रवण। क्या बोलते हैं भाई, नलिकीय स्त्रवण। नलिकीय स्त्रवण में क्या होता है कि जो नेफ्रॉन की नलिकाएं हैं, नेफ्रॉन की नलिका की कोशिकाओं के द्वारा किस किस का स्त्रवण किया जाएगा, H+, K+ अमोनिया। ठीक है, और ये क्या काम करेगा भाई, अम्ल क्षार का संतुलन करेगा। क्या करेगा भाई, अम्ल क्षार का संतुलन करेगा। तो आपको सिंपल याद रखो कि जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है, तो इसकी नलिकीय कोशिकाओं के द्वारा, नलिकीय कोशिकाओं के द्वारा क्या क्या स्त्रावित किए जाएंगे, H+, K+ अमोनिया। और भाई ये H+, K+ अमोनिया ये क्या कार्य करेंगे, क्या कार्य करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखेंगे। ठीक है, या हम बात करें आयन का संतुलन बनाए रखेंगे। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 स्टेप है। कितने स्टेप है, 3। परानिसंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और नलिकीय स्त्रवण। ठीक है, और 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का 99% क्या होगा, अवशोषित। क्या होगा, अवशोषित, अवशोषित हो जाएगा। तो 99% अवशोषित, और मूत्र बनेगा 1 से 1.5 लीटर। कितना बनेगा, 1 से 1.5 लीटर। अब हम बात करेंगे कि भाई सांद्रित मूत्र का निर्माण, प्रतिधारा गुणक तंत्र। तो क्षनिक को सांद्रित करने की क्रियाविधि, क्षनिक को सांद्रित करने की क्रियाविधि। तो बहुत ही ध्यान से देखो आप कि जो हम बात करेंगे कि सांद्रित मूत्र को बनाने में किस किस का रोल होता है बच्चों, हेनले के लूप और वासा रेक्टा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किस किस का योगदान होता है, हेनले लूप और वासा रेक्टा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करेंगे कि आप इसी डायग्राम से, या हम कहेंगे कि भाई आप एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये एनसीईआरटी के डायग्राम से भी इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहां पर हम बात करते हैं, बहुत ही ध्यान से आप इस बात को समझिए। ये देखो आप, ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाई ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब आप ध्यान से देखो कि इसमें हम कहेंगे कि हेनले के लूप और वासा रेक्टा का योगदान होगा। किसका योगदान होगा, हेनले के लूप और वासा रेक्टा का योगदान होता है। अब 6-7 लाइन आपको एनसीईआरटी की लर्न करनी है। पहली लाइन है कि भाई स्तनधारियों में विशेषता होती है कि वह सांद्रित मूत्र का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी है कि भाई इसमें हेनले के लूप और वासा रेक्टा का योगदान होता है। किसका योगदान होता है, हेनले के लूप और वासा रेक्टा का योगदान होता है। तो इसमें हेनले के लूप और वासा रेक्टा का योगदान होगा। तीसरा हम बात करेंगे कि जो हेनले के लूप है, इसमें जो फिल्ट्रेट जाता है क्षनिक, वो विपरीत दिशा में होगा। उसका प्रवाह क्या होगा, विपरीत दिशा में। इसे बोलते हैं प्रतिधारा प्रवाह। और इसी तरह से हेनले के लूप में वासा रेक्टा में, जो वासा रेक्टा है, इसमें रुधिर का विपरीत प्रवाह होगा। इसे भी बोलते हैं प्रतिधारा प्रवाह। क्या बोलते हैं, प्रतिधारा प्रवाह। तो बहुत ही ध्यान से बच्चों इस बात को यहां पर समझिए। अगर हम बात करते हैं कि भाई यहां पर हमने ये पूरा डायग्राम बना दिया है कि भाई ये
हेनले का लूप है, ये वासा रेक्टा है। अब वासा रेक्टा में जिधर रक्त नीचे जा रहा है वो कौन सी भुजा है? अवरोही। जिधर ऊपर जा रहा है वो क्या है? आरोही। हेनले के लूप में जिधर फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है वो क्या है? अवरोही। जिधर फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है वो क्या है? आरोही। क्या है बच्चों? आरोही। तो हम कहेंगे कि अब यहां पर ध्यान से समझना है कि ये ऊपर वाला भाग वल्कुट का है, तो वल्कुट में सांद्रता कितनी होगी? 300 एम ओस्मोल पर लीटर। कितनी होगी? 300 एम ओस्मोल पर लीटर। और ये आंतरिक मेडुला तक कितनी होगी बच्चों? 1200। कितनी हो जाती है? 1200। तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान हेनले के लूप का होगा। हेनले लूप में देखो अवरोही भुजा में जल बाहर निकल रहा है, तो जब जल बाहर निकलेगा तो जो भीतर द्रव होगा वह सांद्रित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सांद्रित। और उसकी सांद्रता 300 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। 300 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1200। अब यहां इस सांद्रता को मेंटेन करने में, सांद्रता को बनाए रखने में NaCl और यूरिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप बड़े ध्यान से समझिए कि यहां पर जो हेनले के लूप की आरोही भुजा है, इस आरोही भुजा से बच्चों क्या निकल रहा है? NaCl। क्या निकल रहा है? NaCl। यहां से निकलकर अवरोही भुजा में जाएगा। कहां पर जाएगा? अवरोही भुजा। और फिर आरोही भुजा से वापस बाहर निकल जाएगा। तो NaCl का अंदर आना, बाहर जाना, ये सांद्रता को मेंटेन करने में, परासरण को नियमन में यहाँ हेल्प करेगा। इसी तरह से ये संग्राहक नलिका से यूरिया निकलेगा। संग्राहक नलिका से क्या निकलेगा? यूरिया। और ये हेनले लूप की आरोही भुजा के कौन से भाग में जाएगा? पतले भाग। कौन से भाग में जाएगा बच्चों? पतले भाग। पतले भाग में जाएगा। तो इस तरह से यहां यूरिया का परिवहन होता रहेगा, यूरिया का परिवहन होता रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस सांद्रता प्रवणता को बनाए रखने में, सांद्रता प्रवणता को बनाए रखने में हम बात करेंगे कि भाई NaCl और यूरिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। किस किस का योगदान होता है? NaCl व यूरिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो भाई आप ये समझ सकते हो कि भाई वल्कुट में सांद्रता कितनी थी? 300। आंतरिक मेडुला में कितनी हो गई? 1200। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान किस किस का होता है? NaCl और यूरिया का। किसका होता है भाई? NaCl और यूरिया। अब देखो रक्त की सांद्रता लगभग 300, मूत्र की 1200, यानी मूत्र जो होता है वह रक्त की तुलना में 4 गुना अधिक सांद्रित होता है। कितने गुना होगा भाई? 4 गुना अधिक सांद्रित होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं कि मूत्र निर्माण का हार्मोनीय नियंत्रण, या हम इसका नाम देंगे वृक्क क्रियाओं का नियमन। क्या नाम देंगे बच्चों? वृक्क क्रियाओं का नियमन। आप सभी जानते हैं कि जो ADH हार्मोन है, इसका पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है भाई? एंटी डायूरेटिक। इसे बच्चों वैसोप्रेसिन भी नाम देंगे। और ये हाइपोथैलेमस में बनता है। कहां पर बनता है? हाइपोथैलेमस में बनेगा। और ये पीयूष ग्रंथि के पश्चिम पिंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस से रिलीज होगा। कहां से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि के पश्चिम पिंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हाइपोथैलेमस में बन रहा है। कहां पर बन रहा है बच्चों? बताइए। हाइपोथैलेमस। तो हम कहेंगे कि भाई हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में बनेगा। और कहां से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि के पश्चिम पिंड से निकलेगा। ठीक है, अब नेफ्रॉन जो ADH है वो कहां कहां काम करेगा? नेफ्रॉन की DCT व संग्राहक नलिका। नेफ्रॉन की DCT और संग्राहक नलिका पर कार्य करेगा। ठीक है, तो नेफ्रॉन की DCT व संग्राहक नलिका पर कार्य करेगा। यस और नो? तो हाइपोथैलेमस से ADH निकला और ये नेफ्रॉन के अंतिम भाग में दूरस्थ कुंडित नलिका में जल का अवशोषण करेगा। किसका अवशोषण करेगा बच्चों? जल का अवशोषण। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हाइपोथैलेमस, हमारे शरीर में क्या होते हैं बच्चों? परासरण ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? परासरण ग्राही, जो हमारे शरीर में जल, मतलब शरीर में जल की स्थिति को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, बनाए रखने में हेल्प करते हैं। मान लीजिए सिंपल हम एक बात करेंगे, तो आप यहां पर एक बात याद रखोगे कि हमारे शरीर में परासरण ग्राही होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? परासरण ग्राही। ये जल की मात्रा का पता लगाते रहते हैं। किसका पता लगाते रहेंगे? जल की मात्रा। मान लीजिए कि शरीर में जल की कमी होगी,
तो परासरण ग्राही उद्दीपित होंगे और उद्दीपित होकर सूचना या संकेत कहां देंगे बच्चों? हाइपोथैलेमस। कहां पर देंगे? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस से आपको यह ध्यान रखना है कि क्या स्त्रावित होगा? एडीएच। और ये एडीएच कहां से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड, या पश्चपिंड का नाम क्या है बच्चों? न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहां से एडीएच निकलेगा और एडीएच क्या करेगा? नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडित नलिका और संग्राहक नलिका में जल का अवशोषण बढ़ाएगा। अब मान लीजिए शरीर में जल बढ़ गया, तो जल बढ़ गया तो क्या संनिमित हो जाएंगे? परासरण ग्रंथि, और वह सूचना या संकेत हाइपोथैलेमस में नहीं भेजेंगे। तो इस तरह से एडीएच हमारे शरीर में जल के नियमन में सहायता करता है। इसके बाद हम बात करेंगे एल्डोस्टेरोन। ये क्वेश्चन भी अभी आया था, पीवाईक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो भाई एल्डोस्टेरोन एडिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। एडिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से स्रावित होता है। कौन? एल्डोस्टेरोन। अब ये नेफ्रॉन में किसका अवशोषण बढ़ाएगा? सोडियम का। किसका अवशोषण बढ़ाएगा? सोडियम। और किसका कम करेगा? पोटेशियम। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर ध्यान से समझिए, एक तंत्र काम करता है जिसे बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या नाम देंगे बताइए? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन। अब इसको ध्यान से समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि भाई किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है। ठीक है। हम कहेंगे कि भाई उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, केशिका गुच्छ आसन्न उपकरण। तो हम बात करेंगे कि जो किडनी होती है इसमें जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस या उपकरण होता है, और बच्चों इसके द्वारा क्या स्त्रावित होता है? रेनिन। क्या स्त्रावित होगा? रेनिन स्त्रावित होता है। अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि मान लीजिए कब काम करेगा ये रेनिन? कब काम करेगा? तो मान लीजिए हमारे शरीर में रुधिर आयतन कम हो गया। रुधिर आयतन कम होगा तो बच्चों क्या कम होगा? ब्लड प्रेशर। क्या कम हो गया भाई? ब्लड प्रेशर। हम कहेंगे कि भाई जीएफआर कम हो गई, फिल्ट्रेशन रेट कम हो गई। तो भाई फिल्ट्रेशन रेट बढ़ानी है तो जो जेजीए उपकरण है, इस उपकरण के में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों? जेजी सेल। कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी? जेजी सेल। तो जेजी सेल के द्वारा क्या निकलेगा? रेनिन। क्या निकलेगा भाई? रेनिन निकलेगा। अब ये जो रेनिन है ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये कहां से आया? ये यकृत से आया। कहां से आया? यकृत से। तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल, और ये फर्स्ट किस में बदल जाएगा? सेकंड। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एंजियोटेंसिन सेकंड हम कहेंगे प्रबल वाहिका संकोचक है। क्या है बच्चों? प्रबल वाहिका संकोचक है, वैसोकंस्ट्रिक्टर है। कौन? एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन सेकंड एडिनल कोर्टेक्स के एल्डोस्टेरोन को स्त्रवण के लिए प्रेरित करेगा, और एल्डोस्टेरोन किसका अवशोषण बढ़ाएगा? सोडियम का। किसका अवशोषण बढ़ाएगा? सोडियम। और रुधिर का आयतन बढ़ेगा। रुधिर का आयतन बढ़ते ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ गया? ब्लड प्रेशर। तो ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ब्लड प्रेशर कम हुआ, रुधिर आयतन कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम होगा, जीएफआर कम होगी, तो भाई ये उपकरण की जो जेजी सेल है ये क्या स्त्रावित करेगी? रेनिन हार्मोन। क्या स्त्रावित करेगी? रेनिन हार्मोन। अब ये जो रेनिन हार्मोन इससे ये यकृत से निकलने वाले एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलेगा, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में बदल जाएगा? सेकंड। अब सेकंड एडिनल वल्कुट एडिनल कोर्टेक्स को एल्डोस्टेरोन के लिए प्रेरित करेगा। जब एल्डोस्टेरोन सोडियम का अवशोषण बढ़ाएगा, किसका अवशोषण बढ़ाएगा बच्चों? सोडियम का अवशोषण। हम कहेंगे रुधिर आयतन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रुधिर आयतन। और रुधिर आयतन बढ़ते ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसे कम भी करेंगे, तो उसके लिए एक कारक होता है एएनएफ कारक, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या होता है बच्चों? एट्रियल। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हृदय के आलिंद की दीवारों से, ठीक है, जो हृदय है, हृदय के आलिंद की दीवारों से क्या स्त्रावित होगा? एनएफ स्त्रावित होगा। अब जो एनएफ है बच्चों ये वायु का शीतलक होता है, वैसोडाइलेटर होता है। क्या होता है? वैसोडाइलेटर।
Y का शीतलक होगा, हम कहेंगे कि ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा। तो एक ही लाइन में आपको बात समझ में आ गई कि NF किसके विपरीत काम करेगा, रास। NF किसके विपरीत काम करेगा, रास के। जो NF है वो ब्लड प्रेशर को कम करता है और जो रास है वो किसको बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर। तो एक ही लाइन में आपको समझ में आ गया कि NF, ये सब NCERT की लाइनें हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जल के अवशोषण का नियमन करेगा, किडनी के अंदर जल के अवशोषण का नियमन कौन करता है, थायरोक्सिन। पैराथार्मोन, ये नेफ्रॉन में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है और फॉस्फेट का अवशोषण कम करता है। ये आप लोग अंतःस्रावी चैप्टर में भी पढ़ेंगे, एंडोक्राइन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वहां अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तब भी बीमारी होती है, कैल्शियम कम हो गया तब भी बीमारी होती है। अब आपने अभी पढ़ा था गुच्छी आसन या केशिका गुच्छ आसन उपकरण, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो आप तो सिंपल याद रखो कि यह उपकरण जेजी सेल प्लस मेक्यूला डेंसा से मिलकर बना होता है। जेजी सेल से क्या स्रावित होता है, रेनिन। और अगर आप इसे डायग्राम में समझते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखो, यहां एनसीईआरटी में गलती है, उसे सही कर लेना कि जो अभिवाही धमनिका है, कौन सी धमनिका है बच्चों, अभिवाही धमनिका। तो जो अभिवाही धमनिका है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम बात करेंगे यहां पर कि ये अभिवाही धमनिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, आमने सामने होते हैं। मैं डायग्राम बनाकर दिखाता हूं बच्चों आपको। इस तरह से इनकी व्यवस्था होती है कि ये यहां पर प्याले नुमा संरचना है और ये पीसीटी है और ये हेनले लूप है। क्या है बच्चों, हेनले लूप। और यहां पर ये डीसीटी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डीसीटी है और यहां पर अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका की कोशिकाएं, अभिवाही धमनिका की जो कोशिकाएं हैं और डीसीटी है, ये आपको ध्यान रखना है एक दूसरे के आमने सामने होती है। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि भाई हमने इसको अभिवाही धमनिका मान लिया, ठीक है। अभिवाही धमनिका में जेजी सेल पाई जाती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि भाई जेजी सेल होती है और दूरस्थ कुंडलित नलिका में घनाकार उपकला पाई जाती है। तो घनाकार उपकला जो है वो गहरे रंग की हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, गहरे रंग की। और गहरे रंग की होकर क्या बनाती है, मैक्यूला डेंसा। तो आप तो सिंपल याद रखो कि अभिवाही धमनिका की जेजी सेल और मैक्यूला डेंसा मिलकर क्या बनाते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बनाते हैं भाई, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बनाते हैं। इसके बाद बात करें बच्चों हम यूरिन का संगठन। तो एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का निष्कासन करेगा। कितना निष्कासन करेगा, 1 से 1.5 लीटर। हम बात करें मूत्र का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। मूत्र में 95 से 96% क्या होता है, जल होगा। 95 से 96% क्या होता है, जल। 2.6% के आसपास क्या होता है, यूरिया। और शेष में यूरिक अम्ल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, हिप्यूरिक अम्ल हो सकता है, क्रिएटिन हो सकता है, आयन हो सकते हैं, ठीक है। एक मूत्र का जो पीला रंग है उसका नाम रीजन है भाई यूरोक्रोम वर्णक। क्या होता है भाई, यूरोक्रोम वर्णक। तो उसका पीला रंग होने का मुख्य कारण क्या है, यूरोक्रोम वर्णक। मूत्र में दुर्गंध आती है, स्मेल का कारण है यूरिनोइड लवण। और एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का निष्कासन करेगा। कितना निष्कासन करेगा, 25 से 30 ग्राम, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मूत्रण प्रक्रिया। मूत्रण, मिचुरेशन। बच्चों मूत्रण का मतलब होता है कि शरीर से मूत्र त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मूत्रण बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह प्रक्रिया ऐच्छिक प्रक्रिया होती है। कैसे प्रक्रिया होती है, ऐच्छिक। इसे मूत्रण प्रतिवर्त भी नाम देते हैं क्योंकि इसमें तंत्रिकाओं का रोल है, ठीक है। वयस्क व्यक्ति में जो मूत्र त्यागने की प्रक्रिया ये ऐच्छिक है। कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये मूत्राशय है और मूत्राशय की दीवारों में कौन सी पेशियां होगी बच्चों, चिकनी पेशियां। और यहां पर हम बात करेंगे कि ये अवरोधनी है ग्रीवा भाग में। जो मूत्राशय होता है इसकी दीवारों में चिकनी पेशियां पाई जाती। कौन सी पेशियां पाई जाती है, चिकनी पेशियां। और इन चिकनी पेशियों में हम कहेंगे कि भाई डेट्रू
डेट्रूसर पेशियां, इन डेट्रूसर पेशियां को चिकनी पेशियां भी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? चिकनी पेशी। और यहां मूत्राशय की दीवारों में, ठीक है, मूत्राशय की दीवारों में स्फीत ग्राही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्फीत ग्राही। तो जैसे ही मूत्राशय के अंदर बच्चों मूत्र भर जाएगा, यहां मूत्र भर गया, तो इनकी दीवारों से जो स्ट्रेच रिसेप्टर या स्फीत ग्राही जो होते हैं, ये उद्दीपित हो जाएंगे और यहां से संकेत जाएगा। संकेत कहां जाएगा बच्चों? सीएनएस। कहां जाएगा? सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। कहां पर जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका। जैसे मूत्राशय में, यहां पर हम बात करेंगे कि ये मूत्राशय का डायग्राम है और मूत्राशय में मूत्र भर गया, तो मूत्राशय की दीवारों में क्या होते हैं? स्फीत ग्राही। क्या होते हैं? स्फीत ग्राही। स्ट्रेच रिसेप्टर उद्दीपित हो गई, तो ये संकेत भेजेंगे कहां पर? सीएनएस में। कहां पर भेजेंगे? सीएनएस में। और सीएनएस से हम बात करेंगे कि वहां से प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा सूचनाएं कौन लाएगा भाई? प्रेरक न्यूरॉन। तो प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा सूचनाएं आएगी और उससे क्या होगा? मूत्राशय की चिकनी पेशियों में संकुचन, चिकनी पेशियों में संकुचन। तो भाई मूत्राशय की चिकनी पेशियों में क्या होगा? संकुचन। और हम कहेंगे कि मूत्रण अवरोधनी में शिथिलन, मूत्रण अवरोधनी में, या सिंपल भाषा में मूत्र अवरोधनी बोल दीजिए आप, मूत्र अवरोधनी में शिथिलन, और शिथिलन होते ही बच्चों मूत्र बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो शरीर से मूत्र त्यागने की जो प्रक्रिया है उसे मूत्रण कहते हैं। क्या कहेंगे? मूत्रण। ये ऐच्छिक प्रक्रिया है, इसे मूत्रण प्रतिवर्त भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मूत्रण प्रतिवर्त। तो इसे मूत्रण प्रतिवर्ती भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन देखो छोटे बच्चों में ये अनैच्छिक होती है। आपने देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, कहीं भी सुसु कर सकते हैं, तो उनमें कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, उनको खुद को पता नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाएगा तो उसमें कैसे हो जाती है? ऐच्छिक। कैसे हो जाती है? ऐच्छिक। तो हम बात करें जैसे मूत्राशय है, अब मूत्राशय की दीवारों में स्फीत ग्राही होते हैं। जैसे मूत्राशय में मूत्र भर गया तो स्फीत ग्राही उद्दीपित होंगे और ये संकेत कहां भेजेंगे? सीएनएस। और सीएनएस से प्रेरक न्यूरॉन के द्वारा सूचनाएं कहां आएगी? मूत्राशय की चिकनी पेशियों, इनमें संकुचन होगा और मूत्र अवरोधनी में क्या होगा? शिथिलन, और मूत्राशय बाहर आ जाएगा। मूत्र बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूत्र बाहर आ जाएगा। तो मूत्राशय में संकुचन होने से मूत्र बाहर आ जाएगा, इसे हम नाम देंगे मूत्रण। क्या नाम देंगे बच्चों? मूत्रण नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम अगले टॉपिक पर आते हैं। हम आते हैं रक्त अपोहन। किस पर आते हैं? रक्त अपोहन। रक्त अपोहन का मतलब क्या होता है? हम बात करें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के वृक्क कम काम कर रहे हैं या कार्य करना बंद कर दें, तो उसके रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर यूरिया की मात्रा बढ़ गई बच्चों तो उसे नाम देते हैं यूरेमिया। क्या नाम देंगे? यूरेमिया। अगर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या नाम देते हैं? यूरेमिया नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ गई तो उसे यूरेमिया नाम दिया। अब इस यूरिया को कृत्रिम तरीके से, कृत्रिम वृक्क की सहायता से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? रक्त अपवन। एक बार और सुनिए आप, कृत्रिम वृक्क की सहायता से रक्त से यूरिया को बाहर निकालने की प्रक्रिया का नाम क्या है? रक्त अपवन या हीमोडायलाइसिस। जोर से बोलो, हीमोडायलाइसिस। अब इसके लिए कृत्रिम वृक्क बनाते हैं, तो हमने एक कृत्रिम वृक्क बनाया, ये सेलोफेन झिल्ली से बना होता है। सेलोफेन झिल्ली की खास बात होती है कि इसकी दीवारों से नाइट्रोजनी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, बाकी कुछ बाहर नहीं निकले। मतलब अमोनिया बाहर निकल सकता है, यूरिया बाहर निकल सकता है, यूरिक अम्ल बाहर निकल सकता है, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ ही बाहर निकलेंगे। क्या बाहर निकलेंगे? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है, इसे कैसे समझे आप, कि भाई जैसे मान लीजिए एक रोगी है, उसके रक्त में यूरिया बढ़ गई, तो भाई हम उसकी धमनी से रक्त को निकालेंगे। धमनी से क्या निकालेंगे? रक्त।
अब इस रक्त को निकालते ही भाई इसको 0 डिग्री पर ठंडा करेंगे, नहीं तो रक्त खराब हो जाएगा। फिर इसमें हिपेरिन मिलाएंगे बच्चों, क्या मिलाएंगे? हिपेरिन, ताकि शरीर से बाहर इसका थक्का नहीं बने। अब जो ये रक्त है ये कृत्रिम रक्त में भर देंगे। किसमें भर देंगे? कृत्रिम रक्त में। जब हमने यहां पर रक्त को भर दिया, ठीक है, आप ध्यान से देखो इसे कि भाई हमने इस रक्त को भर दिया और ये जो नलिका है सेलोफेन झिल्ली की बनी है। किसकी बनी है? सेलोफेन। तो भाई यहां से यूरिक अम्ल बाहर निकलेगा। अब हम बात करेंगे कि नलिका के बाहर कौन सा द्रव होता है? डायलाइजर द्रव। डायलाइजर द्रव का मतलब है प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। प्लाज्मा से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को हटा दो, तो ये देखो ध्यान से कि प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ, इनको क्या बोलते हैं? डायलाइजर फ्लूइड। क्या बोलते हैं भाई? डायलाइजर द्रव बोल दीजिए। तो आपने क्या किया कि रोगी की धमनी से रक्त को निकाला, रक्त को 0 डिग्री पे ठंडा किया, उसमें हिपेरिन मिलाया और फिर इसे कृत्रिम रक्त में भर दिया। तो ये सेलोफेन झिल्ली से क्या बाहर निकलेगा? यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब किस में चले जाएंगे? डायलाइजर फ्लूइड। अब जैसे जैसे यूरिया बाहर गया, इसका मतलब रक्त से यूरिया हटता जा रहा है। फिर हमने रक्त को बाहर निकाल लिया और उसमें क्या मिलाया? एंटीपेरिन। इस हिपेरिन के प्रभाव को हम कम करना चाहते हैं, तो कम करने के लिए हमने क्या मिला दिया? एंटीपेरिन। फिर उससे क्या करेंगे? हल्का गर्म करके और रोगी की शिरा में प्रवेश करा दें। तो इसे बोलते हैं रक्त अपोहन। क्या कहेंगे? रक्त अपोहन या हीमोडायलाइसिस। क्या कहेंगे बच्चों? हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस कहेंगे। किसी भी व्यक्ति के अगर किडनी सही काम नहीं कर रही है या हम बात करेंगे किडनी खराब हो गई, तो रक्त में यूरिया बढ़ जाएगी और उस यूरिया को कृत्रिम तरीके से बाहर निकालना ही हीमोडायलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलाइसिस, या इसे रक्त अपोहन कहते हैं। क्या कहेंगे? रक्त अपोहन। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अन्य उत्सर्जी अंग। तो अन्य उत्सर्जी अंग में 3 पढ़ेंगे आप, एक तो फेफड़े पढ़ेंगे, एक यकृत पढ़ेंगे और एक त्वचा पढ़ेंगे। तो फेफड़े तो बहुत सिंपल है कि भाई उनसे CO2 का निष्कासन होगा। तो प्रति मिनट 200 ml, कितना भाई? 200 है। तो फेफड़ों से बस 2 लाइन याद रखो जिसमें कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई कि फेफड़ों से 200 ml CO2 प्रति मिनट निकलेगी और जल वाष्प भी निकलेगी। जल वाष्प का पता जब लगता है जैसे जुकाम आ गई जोर से, तो आपने देखा कि हाथों में पानी पानी हो गया, तो उससे पता लगेगा कि फेफड़ों से जल वाष्प बाहर निकलती है, बाहर आती है। इसके बाद हम बात करें यकृत। देखो प्राथमिक उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी। क्या होता है भाई? किडनी। और द्वितीयक उत्सर्जी अंग क्या है? यकृत होता है। अब यकृत से पित्तरस स्त्रावित होता है। पित्तरस को पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। पित्तरस जो होता है इसको पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। अब पित्तरस में क्या क्या होते हैं? बिलीरुबिन होते हैं, बिलीवर्डिन होते हैं, उसमें हम बात करें कि भाई कुछ विटामिन भी होंगे, उसके अलावा ड्रग्स भी होती है। क्या होती है? ड्रग्स भी होती है। लवण भी होते हैं। क्या होते हैं? लवण भी होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए कि जो पित्तरस होता है उसमें बिलीरुबिन होगा, बिलीवर्डिन होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, निम्नीकृत स्टीरॉयड हार्मोन होंगे, हार्मोन भी पाए जाते हैं। उसके अलावा विटामिन भी होते हैं, औषधियां भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? औषधियां। इन सब को पित्तरस के साथ कहां डाल देंगे? आहार नाल। कहां डाल देंगे? आहार नाल। और ये आहार नाल की सहायता से अपचित भोजन मल विष्टा के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। तो मल या विष्टा के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करें भाई त्वचा। त्वचा को स्किन भी बोलते हैं, त्वचा को इंटेगुमेंट भी बोलते हैं बच्चों। क्या कहेंगे? इंटेगुमेंट। अब हम बात करेंगे त्वचा में स्वेद ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां पाई जाती। क्या क्या पाई जाती है? स्वेद ग्रंथियां और तेल ग्रंथि। जो स्वेद ग्रंथियां हैं इनसे पसीना निकलेगा और आप सब जानते हो कि पसीना होता है ये हमें ठंडक भी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ठंडक। तो ये हमें ठंडक भी प्रदान करता है। तो पसीना जो होता है उसके साथ क्या क्या निकलेगा बच्चों? जल निकलेगा, NaCl निकलेगा, कुछ मात्रा में यूरिया व लैक्टिक अम्ल। कुछ मात्रा में क्या क्या निकलेगा? यूरिया व लैक्टिक अम्ल भी बाहर निकलता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। इसके बाद हम बात करें तेल ग्रंथियां, सीबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, इनके द्वारा तेल निकलेगा। अब तेल को हम क्या नाम दे सकते हैं? सीबम। क्या नाम देंगे? सीबम। तो जो तेल ग्रंथियां होती है जैसे चेहरे पर भी होती है, ठीक है, हाथों में भी पाई जाती है, तो तेल ग्रंथियों से हम कहेंगे कि भाई उत्सर्जी पदार्थ भी निकलते हैं।
हाइड्रोकार्बन निकलेगा, मोम निकलेगा, स्टीरोल निकलेंगे। तो आपको याद रखना है तेल के साथ मोम, स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन, ये तीनों एनसीईआरटी की लाइन, तीनों किसकी लाइन है? एनसीईआरटी। अच्छा, एक और एनसीईआरटी में दिया है कि लार में कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो आपको याद रखना है कि लार में क्या होता है? यूरिया होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्सर्जन के विकार, कौन कौन से रोग होंगे किडनी खराब होने से या असामान्यता होने से। तो हम बात करें यूरेमिया, अगर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो इसे क्या नाम देंगे? यूरेमिया। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना यूरिया निकालेगा? 25 से 30 ग्राम। कितना निकालेगा? 25 से 30। हम बात करेंगे कि भाई ग्लाइकोसूरिया, अगर मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित है तो बच्चों इसे क्या नाम देंगे? ग्लाइकोसिल। कीटोन्यूरिया, अगर मूत्र में कीटोन बॉडी उपस्थित है, ठीक है, शरीर में कीटोन बॉडी बन रही है और ये मूत्र के द्वारा बाहर निकलती है, तो इसे बोलते हैं कीटोन्यूरिया। क्या कहेंगे भाई? कीटोन्यूरिया। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। कीटोन बॉडी कब बनती है? जब वसा का असामान्य विखंडन होता है। वसा का असामान्य विखंडन होने से क्या बनती है? कीटोन बॉडी। इसके अलावा एन्यूरिया का मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में मूत्र बनना बंद हो जाए और आप डॉक्टर बनेंगे, वो व्यक्ति आपके पास आए तो आप पर्चे के ऊपर क्या लिख देंगे? एन्यूरिया। मान लो उसमें कम यूरिन बन रहा है, कम मूत्र बन रहा है, तो फिर क्या लिखेंगे? ओलिगोयूरिया। और अगर ज्यादा मूत्र बन रहा है, पोलीयूरिया। तो अगर मूत्र नहीं बन रहा है तो एन्यूरिया, कम बन रहा है तो ओलिगोन्यूरिया, और बहुत ज्यादा बन रहा है बच्चों तो इसे क्या नाम देंगे? पोलीयूरिया। क्या नाम देंगे? पोलीयूरिया। इसके बाद हम बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, अगर ग्लोमेरुलस में सूजन आ जाए तो इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। क्या नाम देंगे भाई? ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। अगर ग्लोमेरुलस में सूजन उत्पन्न हो जाए तो इसे नाम देंगे ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस। क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलो। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस का मतलब है ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ये अंतःस्रावी का रोग है, लेकिन यहां भी आप इसे पढ़िए क्योंकि यह आता है, जैसे किसी व्यक्ति के मूत्र में ग्लूकोज बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसे बीमारी होगी, ठीक है, उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। तो इंसुलिन की कमी से मूत्र के साथ जब ग्लूकोज बाहर निकले तो इसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। और अगर मूत्र के साथ अधिक जल निकल रहा है तो उसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होगा बच्चों? एडीएच। डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच हार्मोन की कमी से नेफ्रॉन में जल का अवशोषण नहीं होगा। जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो मूत्र के साथ अधिक जल का निष्कासन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चाय, कॉफी, अल्कोहल बहुत ज्यादा पी रहा है तो एडीएच जो है उसका संदमन करता है, तो एडीएच का संदमन होगा तो मूत्र के साथ क्या होगा? अधिक जल का निष्कासन होगा, तो उसे नाम देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम देंगे भाई? डायबिटीज। इसके बाद हम बात करते हैं किडनी स्टोन। किसकी बात करते हैं? किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन क्या होता है कि भाई ऐसे व्यक्ति की वृक्क श्रोणि में ये कीप समान भाग होता है, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के कण जमा हो जाओ, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट के यहां कण जमा हो जाएंगे तो छोटे छोटे पत्थर बन जाएंगे, इसलिए इसको नाम दिया किडनी स्टोन, पथरी भी बोलते हैं। एक पादप आता है ब्रायोफिल्लम, पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टे से किडनी स्टोन की इलाज हो जाता है। किसका इलाज हो जाता है? किडनी स्टोन का, पथरी का इलाज हो जाता है। तो भाई पथरी कब होती है? जब वृक्क श्रोणि में कैल्शियम ऑक्सलेट के कण जमा हो जाते हैं। वृक्क श्रोणि में कैल्शियम ऑक्सलेट के कण जमा हो जाते हैं तो बच्चों इसे नाम देंगे वृक्क श्रोणि। मतलब वृक्क, वापस बोलता हूं मैं, जब कैल्शियम ऑक्सलेट के कण वृक्क श्रोणि में जमा हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं पथरी। क्या नाम देंगे? पथरी नाम देंगे। आप वापस समझिए, ये कीप समान भाग है, इसमें यहां पर कैल्शियम ऑक्सलेट के कण जमा हो गए तो ये वृक्क के कौन से भाग में होते हैं? सामान्यतः वृक्क श्रोणि, ठीक है। तो इससे मूत्र बाहर निकलने में दिक्कत होगी, मूत्र त्यागते समय दर्द भी होता है, तो इसे बोलते हैं किडनी स्टोन। क्या नाम देंगे? किडनी स्टोन। इसके बाद हम आते हैं वृक्क प्रत्यारोपण। वृक्क प्रत्यारोपण का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो गई, काम करना बंद कर दिया, ऐसी स्थिति में एक ही इलाज है कि उसे दूसरे व्यक्ति की किडनी लगाई जाए।
अब वृक्क प्रत्यारोपण में ये ध्यान रखते हैं कि परिवार का कोई सदस्य किडनी दे या कोई सगे संबंधी किडनी दे, मतलब क्लोज रिलेटिव में कोशिश की जाती वहां से किडनी ली जाए, ठीक है, वहां से किडनी ली जाए। तो हम बात करेंगे कि भाई इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले भाई उस व्यक्ति को चेक करेंगे, उसका ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इवन हम बात करेंगे कि भाई फैमिली मेंबर रिलेटिव की इन्हीं की कोशिश करते, मान लो नहीं मिला तो कोई डोनर दाता को ढूंढेंगे, उसकी किडनी ले, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कई सारी बातें चेक की जाएगी, जैसे उसकी प्रतिरक्षा भी चेक करते हैं, प्रतिरक्षा संदमक दवाइयों का उपयोग करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें प्रतिरक्षा संदमक दवाई या मेडिसिन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो प्रतिरक्षा संदमक दवाइयों का उपयोग करते हैं, उसका ब्लड ग्रुप हम चेक करेंगे, उसको मैच करेंगे, ठीक है। कई सारी स्टेप ली जाती है, उसके बाद ही उस व्यक्ति को वृक्क का प्रत्यारोपण किया जाता है, ठीक है, वृक्क का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो बच्चों ये कंप्लीट उत्सर्जन हो गया है, सारे टॉपिक आपने पढ़े हैं।